तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब ठीक हो गए। तो ये जो सेशन है बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे कि जेईई मेंस 2026 में किस टाइप के क्वेश्चन है। उससे पहले ने भी एग्जाम दिया है जेईई का, उसके लिए आई होप गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम अच्छा ही गया होगा और अच्छा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिवली, ठीक है, 25 24 ही एंड सो ऑन, तो इस बार का क्वेश्चन टफ भी बोल सकते हैं या फिर मॉडरेट भी बोल सकते हैं, बिकॉज द रीजन बीइंग इज कि क्वेश्चन सिंपल ना आकर क्या हुआ था, मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रखा था। लाइक कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई सबस्ट्रेट रिएक्शन दे रखा है, सबस्ट्रेट डाल दिया, रिएजेंट डाल दिया और सिंगल गो में रिएक्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रखे, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, में स्टेटमेंट, ईच स्टेटमेंट क्या था आपका, एक एक क्वेश्चन था। मींस आपसे एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ना पूछकर चार चार पांच पांच छह छह क्वेश्चन पूछ रखा था। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको अगर जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, आपने जितना ज्यादा रिवाइज किया है चीजों को, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो आपका क्वेश्चन आई होप अच्छा ही हुआ होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने वाले, हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन में कितने टाइप के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। दिस इज नॉट फॉर ओनली 2026, दिस इज फॉर 27 28 व्हाटएवर। आप जब भी कंपटीशन में जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या चेक किया जाएगा कि आपने कितना कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। क्लियर? आपका जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको आ रहा होगा, उतने अच्छे से क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। क्लियर? चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो या फिर व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट हो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, और देख के कोशिश करेंगे उसको डिकोड करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन है और उसमें मल्टीपल कितने टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से चलो देखते हैं, वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका आई थिंक 21 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। चलो देखते हैं है क्या एक्चुअल में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या, वो भी देखो इस टाइप से ही है। कोई एक्स दे रखा है, एक्स आपको बताना है, एक्स दे रखा था, मीन्स कोई सबस्ट्रेट आपको दे रखा है यहाँ पर। क्लियर? और सबस्ट्रेट देने के बाद आपको क्या दे रखा है, एक रिएजेंट दे रखा है, मीन्स वट एवर गिवन ऑन द एरो, H2 निकिल, और आपके पास प्रोडक्ट दे रखा था, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट दे रखा था, एक रिएक्शन है, उसी एक्स सबस्ट्रेट से एक दूसरा रिएक्शन करवा रहे हैं। दैट मीन्स क्या है, हॉट एल्केलाइन के मोनोफोर के साथ रिएक्शन है, फिर फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और बोल सकते हो आइदर यू कैन से वर्कअप, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट दे रखे थे, एक्स आपको बताना था क्वेश्चन में। क्लियर? नाउ सी, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, मतलब ये बेंजीन है और ये साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है, इस पे H2 निकल है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को डिकोड करूं इन द फर्स्ट रिएक्शन कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट इसमें देखो क्या है, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्या क्या इन्वॉल्व है, वो हम लिखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो H2 निकिल अगर रिएक्शन करता है तो H2 निकिल क्या है, इज अ रिडक्शन रिएक्शन है। क्या करता है, रिडक्शन रिएक्शन। आपके पास कोई डबल बॉन्ड दे रखा हो, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, क्या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड दे रखा हो, वहां पर जाकर H2 जाकर लग जाता है विद द हेल्प ऑफ निकिल। निकिल एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मींस कैटेलिटिक हाइड्रोजन रिएक्शन है इन द फर्स्ट स्टेप। तो अगर इसमें बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हो कि द फर्स्ट स्टेप इज कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। दैट मींस क्या, ये इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन रिएक्शन है। ये क्या है आपका, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मींस फर्स्ट आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा H2 निकिल से। क्लियर? सेकेंड, हॉट एल्कलाइन KMnO4 है। हॉट एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, देखो हॉट एल्कलाइन अगर KMnO4 दे रखा होगा तो वो करेगा क्या, आपका ऑक्सीडेशन करता है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस आपको फर्स्ट ये हो गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही क्वेश्चन में पूछ रखा है इनडायरेक्टली, मींस ऑक्सीडेशन पूछ रखा है आपसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ना ऑक्सीडेशन का मतलब व्हाट, कहां करता है भाई, एल्कलाइन
हॉट एल्कलाइन केमनोफोर क्या करेगा, आपके पास बेंजाइलिक कार्बन को देखता है। मींस अब देखो बेंजीन है ना, ये बेंजीन से लगा हुआ कार्बन, और ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है क्या, अगर आपके पास जब तक बेंजाइलिक कार्बन रहेगा और बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन रहेगा, तब तक ऑक्सीडेशन आपका किससे, एल्कलाइन, हॉट एल्कलाइन केमनोफोर से होता रहेगा। दैट मींस क्या, इसका कुछ भी लगा रखा हो, मतलब कि आपको क्या देखना है, बेंजीन, बेंजीन से लगा हुआ बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन से लगा हुआ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन आपको चाहिए, और यहाँ तो तीन तीन लगे हैं, तो इसका अगर मैं वही कंडीशन यहाँ पर लिख दूंगा तो तुमको क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पर सीधे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, मतलब कि अगर यहाँ पर अभी भी दो हाइड्रोजन लगे रहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने R सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अभी भी इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये फिर से सेम बेंजोइक एसिड ही बनाएगा। अब अगर दो सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, कहने का मतलब क्या है, एक ही हाइड्रोजन लगा है तो R ग्रुप लगा दिया, अभी भी फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा एंड यू विल गेट अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर इसके बाद मैंने तीनों एल्काइल ग्रुप लगा दिए यहाँ पर, अब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब कि बेंजाइलिक कार्बन sp3 होना चाहिए, उसके साथ में बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तब तक ऑक्सीडेशन करता है कौन, हॉट एल्कलाइन केमनोफोर। तो आपको ये अंडरस्टूड सी बात हो गई। इनमें से ऑप्शन पहचानो कैसे करोगे, क्या बोला है, H2 निकिल कैटालिटिक हाइड्रोजन करता है ऑन द आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड पे करेगा। चलो देख लो अब तो फिर से, तो आपको वैसे भी ऑप्शन देखोगे ना तो उससे बहुत क्लीनलेस मिल जाएगा, एक बहुत क्लियर कट आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। क्या, सबसे पहले देखो जो मैंने बताया है, या अगर आपको पता, ये आपको पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए मैं वहां लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन में यही था। नाउ सी, ये भी बेंजीन नहीं है, ये भी बेंजीन रिंग नहीं है। थर्ड वाले, लास्ट वाले में देखो, ये भी बेंजीन रिंग नहीं है, ये भी बेंजीन रिंग नहीं है। इससे निकिल H2 से रिएक्शन कराओगे तो सेपरेटली हाइड्रोजनेशन तो कर सकता है, लेकिन आपके आंसर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बेंजीन के साथ में साइक्लोहेक्सेन है। नाउ कम टू दिस पार्ट, ये तो ऑलरेडी यही बना रखा है भाई, ये तो क्या है, देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ ये वाला तो सेम ही दे रखा है, तो इसमें तो कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ भाई। इस सेकंड ऑप्शन देखो इसका, और प्रोडक्ट देखो सेम ही है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। थर्ड वाला देख लिया, फोर्थ वाला देख लिया, बचता है आपके पास फर्स्ट वाला। नाउ सी, ये जो डबल बॉन्ड है, दिस इज आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, और दिस इज द बेंजीन। तो जनरली निकिल H2 बेंजीन पर रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में तो बेंजीन में तो रेजोनेंस है ना, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो डबल बॉन्ड नहीं है तो उस पर रिएक्शन रिडक्शन भी नहीं होगा। दैट मींस H2 निकिल आपका क्या है, इसी डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो क्या बना देगा, बेंजीन तो उसमें ही रहेगा, और ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, मींस अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्जन हो जाएगा, होगा कि नहीं। नाउ नेक्स्ट इज हॉट एल्कलाइन केमनोफोर, ध्यान से देखो इसमें जो यहाँ पर लिखा आया है मैंने, यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं, बिल्कुल है सर, दो दो बेंजाइलिक, इधर भी है इधर भी है, मतलब कि ये बॉन्ड क्लीव होता है, ये बॉन्ड क्लीव होगा, और सी कार्बन पर आपका क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो आपका देखो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना रखा है वहीं पर, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इधर कार्बोक्सिलिक, बेंजीन में कुछ वो अनटच ही रहेगा, उस पर कुछ नहीं होने वाला। सेम यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से चला गया, तो अंडरस्टूड है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बहुत सिंपल था। तो इसमें कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वमेंट्स क्या था, एक था आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, आइदर यू कैन से रिडक्शन रिएक्शन, और सेकंड था आपका ऑक्सीडेशन, और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस ये दो चीज था आपका, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ दे रखा था इस टाइप से, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, एक कोई रिएक्शन दे रखी है और उसमें सब सबस्ट्रेट भी कुछ दे रखा है, फिर उससे अमोनिया डाल के हीट करके क्या क्यू बनाया है, कुछ क्यू पर फर्दर Br2 KOH का रिएक्शन करा के R बना रहा है, तो सीक्वेंस पूछा है P से Q एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ सी, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन क्या मतलब कि
बच्चे को सबसे ज्यादा डर रिएक्शन मैकेनिज्म, मल्टीपल स्टेप का जो रिएक्शन आता है ना, उसमें डर लगता है कि आगे स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो मैं की पॉइंट बताता हूँ। देखो की पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कोई भी रिएक्शन सीक्वेंस दिया है, आप सबसे पहले जाओ सबस्ट्रेट, नहीं दे रखा है तो उसका रिएक्शन कंडीशन देखो। रिएक्शन कंडीशन से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो क्यू बन रहा होगा उसके आगे जो कंडीशन दे रखी है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जो रिएक्शन कंडीशन आगे दे रखी है, आपने ये पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत भी, तो ये लग रहा होगा कि यहाँ पर जो बनेगा क्यू वो इससे 100% रिएक्ट करने वाला होना चाहिए, क्लियर। और यहां से जो रिएक्शन करेगा फिर आपका बनेगा आर। दोनों क्या है, ये सारे कैसे सीक्वेंस में रहेगा। दैट मीन्स व्हाट, आपके पास जो पी है वो अमोनिया से रिएक्ट करने वाला होना चाहिए, क्लियर। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि क्या है, अगर आपका रिएक्शन एरो पर इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है या न्यूक्लियोफाइल दे रखा है तो उसका ऑपोजिट देखना होता है हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट में। हालांकि सबस्ट्रेट नहीं दे रखा है तो कॉमन सेंस लगाना है कि अमोनिया यहाँ पर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल ना होकर न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर पी हमको क्या देखना है कि वो क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना चाहिए, क्लियर। तो नाइट्रोजन, अब देख लो यहां से जितने भी दे रखे हैं ऑप्शन, आपका पी वाला देख लो, पी में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है सभी में। देखो इसमें भी क्या है, इसमें अमोनियम आयन बना दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना होकर क्या है, कार्बोक्सिलिक अमोनियम आयन बना दिया है, उसी का H+ लेके, मींस यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन कराया है। फोर्थ वाले में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, सेकंड वाले में भी क्या है कार्बोक्सिलेट, फर्स्ट वाले में भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अंडरस्टूड है क्या, अमोनिया कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो आपका क्या बनेगा, मींस सबसे पहले देखो अब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंस आ गया। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड इस टाइप से है ये, तो अमोनिया जो है ना, अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल से क्या होगा भाई, ये नाइट्रोजन अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस आएगा और फाइनली यू विल लिबरेट फ्रॉम H2O हियर एंड यू विल गेट योर अमाइड, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में आपको अमाइड मिलतेगा, मींस बेंजामाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बेंजामाइड। नाउ सी, ये क्या था आपका न्यूक्लियोफाइल, यहां पर क्या मिला आपको, इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ये अप्रोच हमेशा फेवरेबल होती है। वही रिएक्शन का आपका एक ट्रिगर पॉइंट है, की पॉइंट है कि आपको कैसे पहचान करना है, फाइंड आउट करना है। आगे देखो ये बेंजामाइड बना दिया है, फिर आगे उसमें क्या लगा रखा है, उसने Br2 के साथ में KOH दे दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा या पढ़ रखा होगा, देखो बताओ ये क्या है, नेम रिएक्शन दे रखी है। तो नेम रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अगर पता है ना अच्छे से, तो क्वेश्चन के 90% चांस आपके ठीक होने के सही हो जाते हैं, ठीक है ना। 90% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि नेम रिएक्शन में हमको यही बनने वाला है। नाउ सी, फर्स्ट स्टेप में पी से क्यू जो बना रहा है वो फेवरेबल कुछ सबस्ट्रेट बना के दे रहा है, कुछ फेवरेबल क्यू सबस्ट्रेट बन रहा है जो Br2 से रिएक्शन करेगा एंड यू विल गेट योर R। दैट मींस ये यहाँ पर एक नेम रिएक्शन दे रखी है, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है सर, बेंजामाइड मींस अमाइड that will get convert into amine, क्लियर। अब अगर यहाँ बेंजामाइड है तो एनिलीन बनेगा, अगर RCONH2 होता तो 1 डिग्री अमीन बन जाता, होता कि नहीं। तो बेंजामाइड से हमारा क्या बनता है, Br2KOH। ये हमारे पास एक नेम रिएक्शन है जिसको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। ये आपका क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये, जो मैंने क्लास में करवा रखा है, हॉफमैन ब्रोमाइड। एंड यू विल गेट योर क्या, NH2, इसको बोलते हैं क्या, एनिलीन, ठीक है। क्या मिलेगा ये आपका, एनिलीन मिलेगा। अब एनिलीन क्या हो गया, एनिलीन तो फाइनल है, मतलब आपका यहाँ पर एनिलीन तक बन गया, एनिलीन हो गया कि नहीं। अब एनिलीन में देख लो ऑप्शन आपको यहीं से एलोबरेट हो जाएगा, आगे कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। फर्स्ट आपका क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपका ये पी हो गया, ये है पी, बेंजामाइड है आपका क्यू, और ये हो गया आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो देख लो आपका बेंजोइक एसिड और बेंजामाइड और आपका क्या है वो एनिलीन, आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है।
वाकई में नहीं है। कहीं पर भी अमोनिया एज ए बेस की तरह काम यहाँ नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में, बेंजामाइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि इस क्वेश्चन में आपको क्या इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म कितने अच्छे से आता है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए ना आपके पास 3 से 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। दैट फर्स्ट वन इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा अनायन, क्या कटायन होता है, क्या रेडिकल होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, उसको स्टेबल फैक्टर क्या होते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एसिड बेस में एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एसिड बेस दोनों के कैरेक्टर्स को बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, सारा घटाना बढ़ाना क्या है आपका, सिर्फ आपका जीओसी पे ही, मतलब मेजोरिटी में आपके जीओसी से ही डिपेंडेंट रहता है। उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है। क्लियर? एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज द फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। उसके लिए आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स वगैरह पूछ लेता है कि मुझे इस फंक्शनल ग्रुप को नहीं कन्वर्ट करके दूसरे फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करना है। वो मतलब बहुत सारी सिलेक्टिविटी बेस्ड रिएक्शन होती हैं, ठीक है ना, कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको 3 पिलर इंपॉर्टेंट है, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट। बाकी तो आपके सब खेला है, कुछ नहीं है। अगर आपको ये 3 चीजें हो जाएंगी इंपॉर्टेंट, फिर आपके लिए सब कुछ बहुत इजी लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि टिप पर हो गया, आपके हलवा हो जाएगा एकदम से। क्लियर? तो वही है इलेक्ट्रोफाइल बेस, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेप्ट जो आपको जीएससी में पढ़ा रखा है मैंने, और रिएक्शन मैकेनिज्म, कहां से बॉन्ड अटैक कर रहा है, क्या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फिर आपके पास नेम्ड रिएक्शन, ठीक है, तो नेम्ड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ये भी क्या है, एक रिएक्शन सीक्वेंस है। बच्चे इस टाइप से क्वेश्चन से बहुत ज्यादा घबराते हैं और सबसे ज्यादा इजी यही क्वेश्चन होते हैं। कैसे? वही चीज कि आपको कितने अच्छे से आपने चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्लास में ही करवाए गए हैं। देखो कॉन्सेंट्रेट HNO3 और SOSO4 दे रखा है। दैट मीन्स क्या, आपने जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सुना होगा तो 3 चीजें आपने पढ़ी होंगी, हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। पढ़ा है कि नहीं? फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, असाइलेशन एज वेल। उन्हीं में से क्या है, ये फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो फ्रीडल क्राफ्ट, सॉरी, ये आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही आपका होने वाला है। मींस फर्स्ट स्टेप में आपका नाइट्रेशन होने वाला है। आपका नाइट्रेशन में क्या है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। अब देखो सारे बेंजीन के कार्बन सेम, कहीं पर भी लगा दो, नो इशू। मैं यहां पर लगा देता हूं, यहां लगा दो, नाइट्रोबेंजीन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोबेंजीन देखो, ये फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पढ़ाया है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। सेकंड आपका स्टीफेन रिएक्शन, क्या करता है भाई, नेम रिएक्शन आ गया, स्टीफेन रिएक्शन नेम रिएक्शन आ गया। NO2 विल गेट्स कन्वर्ट इनटू किसमें, आपके अमीन में, अमीन में कन्वर्ट कर देता है भैया, ये कर दो, कोई इशू नहीं है। मतलब कि कुछ नहीं हो रहा, बेंजीन के बाकी कार्बन अनटच रहेगा, पूरा पार्ट ऐसे ही अनटच रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, NH2। नाइट्रोबेंजीन विल गेट्स कन्वर्ट इनटू एनिलीन। अब एनिलीन बन गया। नाउ सी, आगे क्या दे रखा है भाई, ये क्या दे रखा है, एनहाइड्राइड दे रखा है। और एनहाइड्राइड में क्या है, यहां देख लो, अच्छा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एनिलीन में क्या है, सेम जैसे अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन किया था। एनिलीन में नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर, क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पर ये क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या, ये अटैक करेगा, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस आएगा, इतना पार्ट निकल जाएगा। मींस नाइट्रोजन से क्या जुड़ रहा है आपका, COCH3। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका, COCH3। मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। मींस नाइट्रोजन से आपका क्या जुड़ जाएगा, COCH3। अब वैसे तो NH2 प्लस होगा, लेकिन यहां से जो निकल रहा होगा, क्या निकल रहा होगा, O माइनस। मींस OCOCH3 जो यहां से निकल रहा होगा वो इसका H प्लस लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मींस साइड प्रोडक्ट है ये OCOCH3, दिस इज योर साइड प्रोडक्ट।
हमको साइड प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए, हमको तो मेन चाहिए था। दिस इज व्हाट, हमने क्या कर दिया, नाइट्रोजन से एक COCH3 ग्रुप लगा दिया। अच्छा इसका काम क्या है, देखो अगर ये सिर्फ एनिलीन होता और इसका मैं नाइट्रेशन कराता तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मेजर बन सकता था। मींस ऑर्थो भी बना सकता है और पैरा भी बना सकता है। मुझे सिलेक्टिवली अगर पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, किसको, नाइट्रोजन को। मींस क्या करा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने बेंजीन में कम कर दी। कैसे, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा, यहां पर नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें मैंने COCH3 लगा दिया है। नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो कार्बोनिल के साथ में भी रेजोनेंस में है, ये इधर भी रेजोनेंस में है और बेंजीन में भी रेजोनेंस में है। अगेन ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। मींस ये अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, लेकिन कौन सी वाली, पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ऑर्थो वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कम आ रही होगी रिंग में, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। मींस कंपैरेटिवली अगर मैं यहां का देखूं ना, दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच और दिस इज लेस इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों भाई, अरे 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसने किसको दे दिया, कार्बोनिल को दे दिया, इधर सिर्फ 50% ही आया, मींस आधा आधा बट गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर था, जो कैपेसिटी इसकी थी ES रिएक्शन कराने की, इसके पास नहीं है। दैट मींस सिलेक्टिवली ये पैरा प्रोडक्ट देगा, दैट विल बी द मेजर। तो वही मेजर प्रोडक्ट लेकर ही हम आगे रिएक्शन फर्दर को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा नेक्स्ट, कुछ नहीं सर, पैरा पर आकर नाइट्रो लग जाएगा और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। यही है ना, यही तो है NaCO3। ठीक है, ये भी EAS रिएक्शन ही है और ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल, दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये वाला जो स्टेप है, दिस इज नथिंग बट ओनली इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच। इस वाले स्टेप की बता रहा हूं, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच। ठीक है, अगेन ये EAS रिएक्शन ही है, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बना दो भाई, बन गया है। अब क्या करें सर, ये हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, बिल्कुल देखो कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है आपके पास, वाटर आएगा, वाटर अटैक करेगा सीधे कार्बोनिल कार्बन पर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर से वापस आएगा और कार्बन नाइट्रोजन जो वीक बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा, एंड यू विल गेट व्हाट, NH से आपको मिल जाएगा, ये तो होगा NO2 और ये क्या हो जाएगा आपका NH2। साइड में आपका क्या निकल जाएगा, वही 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर। इंपॉर्टेंट इस चीज में क्या था कि सर इससे तो ये भी बना सकते थे, एनिलीन जो दे रखा था, क्या एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन पैरा नाइट्रो एनिलीन बना सकते थे, तो साफ साफ आंसर बोल देना, नहीं बना सकते थे। क्योंकि साइड रिएक्शन भी होता है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड अमीन पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए मैंने क्या किया, उसको प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद मैंने नाइट्रेशन कराया है, नाइट्रेशन में पैरा में ही बनेगा, और मैंने चालाकी से क्या किया, फिर हाइड्रोलिसिस डाल के फिर से एनिलीन को रिकवर कर लिया, क्योंकि ये नाइट्रो NO2 का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, अमाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एंड यू विल गेट योर एनिलीन। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो इसका मतलब यही है कि मुझे अगर एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए तो पहले मुझे प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, तब मुझे मिलेगा, वरना तो मुझे ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। समझ में आया, तो यही था आपका। नाउ अब वो जो बन गया है उसमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम का परसेंटेज इन E, मतलब कि ये जो E बना है पैरा नाइट्रो एनिलीन में, उसमें परसेंटेज पूछ रखा है किसका, नाइट्रोजन का। अब देख लो जितना भी आपके पास लिख रखा है, मतलब कि आपने परसेंटेज क्या, देखो मोल कॉन्सेप्ट भी घुसा दे रहा है आजकल, क्या कर रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट दे रहा है। क्या मतलब है, इस पूरे कंपाउंड में जो उसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट है उसमें से कितना परसेंटेज नाइट्रोजन है। देखो 2 ही नाइट्रोजन है पूरे इन द होल मॉलिक्यूल, क्या क्या है आपके पास, देखो C6H कितना है H4, और इसको अलग से ही लिख देते हैं NH2 और NO2, यही है ना, 2 ही नाइट्रोजन है। देखो ध्यान से, पूरे मॉलिक्यूल में 2 ही नाइट्रोजन है आपका।
दिखा कौन कौन सा, ये नाइट्रोजन है और वो नाइट्रो का और NH2 का। तो देख लो नाइट्रोजन का कितना होता है, अगर मैं इसका निकालूं तो एक 2 नाइट्रोजन है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो किससे 14 से, डिवाइडेड बाई इसका टोटल आप निकालोगे तो समथिंग कुछ 138 आएगा। कितना आएगा, ऑलमोस्ट 138 के करीब आता है। ठीक है, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, आपका 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 2 डिजिट तक पूछा गया था या कुछ भी कर रखो, तो इसको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से, तो इसका समथिंग आएगा 20 पॉइंट समथिंग, ये आपका निकल के आ जाए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ई। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन अगर आपको चीजें सीक्वेंस वाइज आती हैं अच्छे से तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, कि कहाँ पर क्या हो रहा है, सारी रिएक्शंस हैं, कुछ नया नहीं है, बट एट द एंड उसने क्या पूछ लिया है, जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसमें नाइट्रोजन का कितना परसेंट है। समझ में आया ना, तो ये क्वेश्चन जितना आपने रिएक्शन में प्रैक्टिस कर रखा होगा आप अच्छे से कर सकते हैं, कुछ टफ नहीं है, बस लेंथ ही बोल सकते हो, टफ नहीं बोल सकते इसको, है कि नहीं। माना कि क्वेश्चन में अगर ये इतना पूछा होता और ये इतना पूछा होता, अलग अलग 2 क्वेश्चन बना दूं मैं, तो ये टफ थोड़ी हो गया, लेंथ ही बोल सकते हो कि हाँ टाइम टेकिंग चीज हो गई है कि एक क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिए और फाइनल में उसमें मोल कॉन्सेप्ट भी डाले। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये दे रखा है कुछ, क्या है, P is a compound which gives positive iodoform taste but doesn't give toluene taste, and on hydrolysis with dilute HCl gives a product which gives toluene taste and iodoform taste both. Find the structure of P. ने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो कि जो P कंपाउंड है आपके पास, जो आपके पास P कंपाउंड है वो सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है अभी इन प्रेजेंट, अभी इन प्रेजेंट, अभी कुछ नहीं करना है। अब तुम देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका कौन देता है, मिथाइल कीटोन, ये आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, जो इनोलेट बना सके, पढ़ रखा है ना, OH माइनस और X2 बार बार कराते हैं, मींस X2 क्या हो सकता है आपका आयोडीन, तो ये OH माइनस इसका अल्फा हाइड्रोजन से ही प्रोटॉन लेता है। ठीक है ना, कार्बोनिल से लगा हुआ कार्बन दैट मस्ट हैव Ld3 हाइड्रोजन, दैट मींस इसलिए हम सिंपल क्या बोल रहे हैं, मिथाइल होना ही चाहिए भैया कीटोन से, क्योंकि 3 बार इसको प्रोटॉन लेना है और 3 बार ही हैलाइड लगेगा आकर यहाँ पर, तो फाइनल में जाकर वो क्या बनता है, निकल जाएगा और आपका क्या है अनायन बन जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में मिथाइल कीटोन होना ही चाहिए। अब देख लो आपके ऑप्शन में मिथाइल कीटोन के यहाँ कहाँ पर है, बहुत सा कुछ करना ही नहीं था, अगर ये इस टाइप से ही ऑप्शन है, जैसा कि ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इसी टाइप का ऑप्शन थे वहां पर तो आपको करना ही नहीं है, लेकिन अगर कब कब नहीं करना है, अगर आपने टेस्ट पढ़ रखे हैं तो, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है, टोलेंट, टोलेंट टेस्ट में मैं बोल ही नहीं रहा हूँ आगे जाने को, सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर आपको थोड़ा भी पता होता कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए, कार्बोनिल होना चाहिए, उससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होना चाहिए और वहां पर 3 हाइड्रोजन होना चाहिए जिसको मिथाइल कीटोन बोलेंगे, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। देख लो भाई किस किस ऑप्शन में है, किस किस ऑप्शन में है, देखो यहाँ पर ये रहा मिथाइल कीटोन, दिख रहा कि नहीं, इसमें देखो ये तो एस्टर है भाई, ये क्या है एस्टर है और ये अल्कोहल है, नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये इथाइल कीटोन है, क्या है ये इथाइल कीटोन, और यहाँ पर देखो अगेन ये क्या है तुम्हारे पास इथाइल कीटोन, अगर तुमने सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा होता तो भी ये आंसर हो जाता, क्योंकि बाकी तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं देखो इन द प्रेजेंट, बट अब अगर करूं मैं इसका हाइड्रोलिसिस, आगे क्या दे रखा है, हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl, और सिंपल चीज है देखो, डाइल्यूट HCl से मैं इसी को करके दिखाता हूं कैसे, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया आपका, देखो अब अगर वही मैंने यहाँ पर लिखा
और ये दे रखा है आपके पास, मतलब ईथर। ईथर कुछ नहीं है, दिस इज द प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ, क्या है प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्शन, डाइल्यूट HCl दे रखा है, डाइल्यूट और HCl मींस एसिडिक कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, दिस इज एसिटल और हेमी एसिटल, शायद आपने पढ़ रखा होगा। एल्डिहाइड से बनाने वाले को एसिटल बोलते हैं और कीटोन से बनने वाले को कीटल बोलते हैं। नाउ सी हियर, डाइल्यूट HCl है H प्लस देगा यहाँ से, एसिड आपको क्या देता है H प्लस, तो H प्लस क्या करेगा भाई, कोई भी एक ऑक्सीजन का लोन पेयर दैट विद एब्स्ट्रैक्ट H प्लस, और आपका क्या बनेगा भाई, क्या बन जाएगा बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये रहा ऑक्सीजन, उस पर लगा दो हाइड्रोजन, इधर रहा CH3, एक सेकेंड एक कार्बन कम कर दिया मैंने, उसको भी कंप्लीट कर लो। हाँ, इधर लग गया हाइड्रोजन, H प्लस लग गया आकर, तो ऑक्सीजन अब 3 बॉन्ड बनाने लग गया, इधर रहा CH3, ये रहा CH3। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में बोलो जल्दी से, ऑक्सीजन, अब देखो ये क्या दिख रहा है, लीविंग ग्रुप बना दिया, वो क्या रहा है लीविंग ग्रुप बन गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आएगा, दैट विल हेल्प टू लीव आउट दिस ग्रुप एंड यू विल गेट नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट, कार्बोनिल CH2, ये रहा ऑक्सीजन विद CH3। नाउ यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, साइड में क्या निकल जाएगा, दिस इज योर साइड प्रोडक्ट CH3OH, मिथाइल अल्कोहल आपका क्या है साइड प्रोडक्ट है। अगेन देखो यहाँ पर क्या है, क्या दिख रहा है, ये भाई इस एक ने हेल्प किया है दूसरे को निकालने में, एक ने क्या किया है, हेल्प किया है दूसरे को निकालने में। अगेन यहाँ पर ये मिल गया, ना इसका फर्दर वाटर से रिएक्शन करा दो, वाटर आएगा, ये भाई साहब पे अटैक करेगा CH3 पर, और आपका क्या मिल जाएगा, सॉरी कहाँ गया, अटैक करेगा यहाँ पर कार्बोनिल का पर, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड यू विल गेट योर दिस, देख लो क्या है ये CH2, 2 CH2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा वाटर मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा, OCH3 हो जाएगा ये ना, OCH3 पर फिर से क्या होगा देखो, ये ऑक्सीजन, ये भाई साहब जो ऑक्सीजन है, ये पड़ोसी जो OH प्लस बना रहा है, OH2 प्लस बना रहा है, वाटर से एक H प्लस ले लेगा, और आपका क्या मिलेगा नेक्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 OCH3, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि उसने ले लिया है वाटर से H प्लस, यहां से रह गया OH ना, OH क्या करेगा, अब ये देखो गुड लिविंग ग्रुप बन गया CH3OH, ये अपना लोन पर अटैक कराएगा, इसको बाहर निकालेगा, क्या बनेगा नेक्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 ये बन गया डबल बॉन्ड, ये रहा H, तो क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, आपका मिथाइल अल्कोहल निकल के जा चुका है। अब मिथाइल अल्कोहल अगर यहां से निकल गया, देन नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन। एसिड कैटालाइज रिएक्शन का मतलब है जो आपने स्टेप में फर्स्ट स्टेप में एसिड ले रखा है एज ए कैटलिस्ट फॉर्म में, इन द फाइनल स्टेप वो लीव आउट भी होगा एंड यू विल लीव आउट द कैटलिस्ट फ्रॉम हियर, मींस H प्लस यहां से निकल जाएगा, और आपका क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 क्या मिल गया आपका एल्डिहाइड। अब अच्छी बात होगी क्या, एल्डिहाइड अब आपका टॉलेंट टेस्ट भी दे देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, एल्डिहाइड आपका टॉलेंट टेस्ट भी दे देगा, कीटोन नहीं देता, ठीक है। तो अब ये दोनों टेस्ट देगा, मिथाइल कीटोन की वजह से आइडोफॉर्म, एल्डिहाइड की वजह से टॉलेंट टेस्ट, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आइडोफॉर्म टेस्ट से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। नाउ कम टू द पॉइंट, क्या समझ में आ रहा है, तो इससे आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा डायरेक्ट, ये एल्डिहाइड बनाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा एल्डिहाइड, तो आपका फर्स्ट वाला आंसर था। नाउ अगेन दिस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट क्या था आपका, ये किससे चाह आपका एल्डिहाइड कीटोन, तो एक तो आपका क्या हो गया, इसमें हो गया टेस्ट, आपको टेस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, दूसरा आपका क्या है अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म भाई साहब अगर आपको आएगा तो बहुत अच्छी बात है, रिएक्शन मैकेनिज्म तो मेन पिलर है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म मींस किसका रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोलिसिस, बस दो कॉन्सेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन था। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट वाला ही आ रहा था, टेस्ट ही आपको पता था अगर, तो टेस्ट से ही ये क्वेश्चन हो जाता, आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
कुछ एल्काइल हैलाइड दे रखा है, बेस डाल दिया है, बना दो, बोल रहा है ए बना दो। ए पर फिर से मैं सोडामाइड डाल दूंगा, इसको सोडामाइड बोलते हैं NaNH2 को, और फिर से कुछ इलेक्ट्रोफाइल दे दिया है। मींस अब देखो आपको समझ आना चाहिए, एल्काइल हैलाइड है, लिविंग ग्रुप है, बेस दे रखा है, दैट मींस आपका कोई एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहा है, बेस डाल के लिविंग ग्रुप दे रखा है, एल्काइल हैलाइड है, और ये आपका क्या दे रखा है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहा है। तो आपसे पहले तो यही पूछ सकता था कि ये कौन सा है, E1 है, E2 है, E1 CV है। तो देखो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है कि नहीं है? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपका क्या है, E2 रिएक्शन देते हैं। वो तो पूछा नहीं है, लेकिन मैं फर्दर बता दे रहा हूँ, आपका E2 रिएक्शन दे रखा है। चलो एलिमिनेशन आपको पता है ना, उतना काफी, एलिमिनेशन हो रहा है। तो एलिमिनेशन क्या है, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा कार्बन, पकड़ो हाइड्रोजन, बेस आएगा उस H+ को लेगा और यहां से इसको निकालेगा। मींस आपके पास कुछ एल्कीन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? क्वेश्चन सही था, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड था, यहाँ पर 2 था। लेट मी चेक इट आउट। क्वेश्चन ठीक है, एक में तो नहीं होगा, ठीक है, मैं लगा देता हूँ अपनी तरफ से, एक BR और लगा दो, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म क्या होगा इसका, सिंपल है। अगर एक BR मैंने यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, सी अगेन ये दीज क्वेश्चन आर मेमोरी बेस्ड, तो आई डोंट नो, जहां तक मुझे लगता है यहाँ BR होगा 100%, ठीक है। यहाँ नहीं होगा तो उसके अड़ोस पड़ोस वाले पर होगा। तो सबसे पहले 2 मोल, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल है ना, NaNH2 2 मोल क्यों ले रखा है, 2 मोल इसीलिए ले रखा है क्या, कि एक बार एलिमिनेशन होगा, फर्दर एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन के लिए भाई हैलाइड तो चाहिए ना, लिविंग ग्रुप तो चाहिए होगा ना। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, मैं 1 मोल ले लेता हूँ NaNH2, और यहाँ से प्रोटॉन लेगा, तो क्या बनाएगा फर्स्ट स्टेप में, ये Br बनेगा आपका। क्लियर, Br बन गया, मींस बिनाइल ब्रोमाइड। फिर से NaNH2 का रिएक्शन कराऊंगा मैं, दूसरा मोल, तो देखो वहां पर दूसरा मोल ले रखा है, फिर से बेस है, फिर से यहीं से प्रोटॉन लेगा, ठीक है ना, ये वाला प्रोटॉन लेगा और यहाँ पर इसको फिर से बना देगा, मींस फिर से एल्काइन जनरेट हो जाएगा। वो भी कौन सा वाला, टर्मिनल एल्काइन, इस टाइप से, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन आपका जनरेट हो गया। चलो अच्छी बात है। अब देखो फिर से बेस दे रखा है, अभी तो इलिमिनेशन हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, इलिमिनेशन। भाई बेस है ना, सोडामाइड बेस है, तो बेस की तरह काम करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को लेगा, फिर से बेस डाल दिया है, भाई बेस डाल दिया है ना। अब देखो बेस क्या करेगा, फिर से एसिडिक प्रोटॉन को खोजेगा, देखो कहां पर है, नाउ सी, ये 2 कार्बन कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज है, ये भी sp हाइब्रिडाइज, लेकिन इस भाई साहब के पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो उसी हाइड्रोजन को ये बेस ले लेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही इस H+ को लेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बेनाइन, क्या बनेगा, कार्बेनाइन। दैट मींस वो कार्बेनाइन इस कैसा होना चाहिए, स्टेबल। भाई अगर कोई एसिड है तो एसिड क्यों होता है, H+ निकलने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, दैट मींस कार्बेनाइन है, वो स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पर ज्यादा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, यहाँ पर भी क्या है, sp, समझ में आ रहा है, 50%। तो परसेंटेज एज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर। अनायन को स्टेबल करता है ना कार्बेनाइन को, तो बस वही है कि यहाँ से H+ जाएगा तो बनेगा C-, बना दो भाई C-, बन गया। लो अगेन जनरेट क्या हुआ है, क्या जनरेट हुआ, ये कार्बेनाइन। कार्बेनाइन मींस दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, करेगा कि नहीं। और कैसे पता चला, आगे दे रखा है क्या, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, मींस ये दे रखा है, बोल रहा है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसके साथ रिएक्शन करा दो, 2 ब्रोमोप्रोपेन भी बोल सकते हैं कि नहीं।
तो इसके साथ रिएक्शन कराओगे, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन द सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, दोनों अटैक कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अप्रोच, अगेन क्या बनेगा आपका, ये कार्बन इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, मींस ट्रिपल बॉन्ड में कुछ भी टेस्ट चेंज नहीं हुआ है, बट जिस कार्बन से जुड़ रहा है वहां ये है, हो जाएगा कि नहीं। और इसमें कर लो मार्किंग, इसका आईयूपीएससी पूछ रखा है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्वेश्चन में बचा ही क्या, आईयूपीएससी तो आपको आता ही अच्छे से। नाउ बताओ तो क्या हो जाएगा, 2 पर लगा मिथाइल, सिंपल, मेरा इसमें पेरेंट चेन क्या हो गया भैया, मेरा पेरेंट चेन क्या है, ये वाला पेरेंट चेन है, तो ये तो सब्स्टिट्यूट बन जाएगा ना CH3, क्या होगा देखो 2 मिथाइल कितने कार्बन है, हेक्स 3 आयन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आयन, कौन सा है 2 मिथाइल 2 आयन लिखा रखा है, ये नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो आईयूपीएससी बेस्ड और भी क्वेश्चन थे, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली जहां तक मुझे पता है कि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इसमें डायरेक्ट आईयूपीएससी पूछा हो, बट डायरेक्ट तो इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सारे क्वेश्चन कैसे टाइप के हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना, मिक्स मिक्स करके दिया है सारा आपको, मतलब एनटीए वाला अच्छे से मजे लिया है इस बार केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट वाला आ जाएगा। और देखो कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ बिल्कुल है, एक और है, देखो क्या है इसमें, क्या है देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें क्लास में करवाया था, क्लास में तो वो सारे करवाए हूँ वो सारे, ये वाला भी क्वेश्चन देख लो, ब्यूट 2 आयन, अगेन देखो आईयूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले तो हमको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ब्यूट 2 आयन मतलब क्या है, 4 कार्बन है आपके पास, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या है ब्यूट 2 आयन, या 2 ब्यूटाइन भी बोल सकते हो, है कि नहीं, तो 2 ब्यूटाइन है, इसका H2PDC बेरियम सल्फेट, दिस इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट, इसको क्या बोलते हैं लिंड, अब बोल क्या रखा है देखो इसमें, H2PD बेरियम सल्फेट से कुछ X बनाओ, सेम लिक्विड अमोनिया से Y बनाओ, फिर उसके बेसिस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसको लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है भाई साहब, H2 का एडिशन कराता है ऑन द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एल्काइन पर जाएगा, इसको रिड्यूस करेगा, और किस में करेगा, सेन एडिशन करता है, मींस हाइड्रोजन सेम फेस से आते हैं, ठीक है, सेन एडिशन करेगा, मतलब कि दोनों हाइड्रोजन जब ऊपर से आएंगे तो दोनों CH3 भाई साहब नीचे चले जाएंगे, मींस ये आपका बनाएगा क्या, सिस टू ब्यूटीन, क्या बनाएगा, सिस टू ब्यूटीन, कौन, लिंडलार कैटलिस्ट, मतलब कि जो आपका H2PDC है, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है ना, सेन एडिशन, दोनों ऊपर से आएंगे ना, तो स्टेरिक रिपल्शन से बचने के लिए दोनों CH3 कैसे हो जाएंगे, नीचे, ठीक है, दिस इज द स्टेबिलिटी फैक्टर, तो ये बन गया सिस टू ब्यूटीन, ये है आपका X, सेम है सोडियम लिक्विड अमोनिया इन मीथेनॉल, तो इसको बोलते हैं क्या, बर्च रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, बर्च रिडक्शन। नाउ बर्च रिडक्शन क्या करता है, क्लास में पढ़ा रखा है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या एल्काइन से इंटरनल एल्काइन को अगर सिस और ट्रांस में बनाना है, तो ये दोनों बेस्ट मेथड है क्या करने के लिए, H2PDC बेरियम सल्फेट आपका क्या बनाता है, सिस एल्कीन, उसी एल्काइन पर बर्च रिडक्शन क्या बनाता है, ट्रांस एल्कीन, सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन, क्लियर। तो इस पर अगर मैं यहीं पर लगा दूं क्या, सोडियम लिक्विड अमोनिया, क्योंकि ये रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसलिए यहां पर बनता है ट्रांस, तो C ये हो जाएगा CH3, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये CH3, ये हाइड्रोजन, इसके पास चांस होता है सिस और ट्रांस में जाने का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, जब रेडिकल बन जाएगा तो उसके बाद, तो ये बनेगा क्या पाई, ये हो जाएगा आपका ट्रांस टू ब्यूटीन, कि नहीं, ये हो जाएगा आपका ट्रांस। अब सिस ट्रांस तो आपने बना लिया, ठीक है, क्वेश्चन वो नहीं पूछा है, लेकिन आपको देखो ना, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, अगर डायरेक्टली देखा जाए इनडायरेक्टली, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, दो क्वेश्चन तो यहीं पर है। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं है, दे आर द ग्रुप, जिसको बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है इस टाइप के,
तो लेंथी क्वेश्चन थे इस बार, इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ बोल सकते हो, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं। नाउ देख लो, अब अगर आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत भी डाइपोल मोमेंट वगैरह, बोल रहा है एक्स इज नॉन पोलर, एक्स इज नॉन पोलर मतलब कि सिस वाला नॉन पोलर है। देखो कैसे, आपने अगर जरा भी पढ़ा हो तो, कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ड्यू टू परसेंटेज कैरेक्टर। अब भाई जिसका परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो दोनों का अगर मैं बॉन्ड वेक्टर लगाऊं ना, यहाँ से ये sp3 है ये sp2 है, तो दोनों का बॉन्ड वेक्टर किसकी तरफ लगेगा भाई, किसकी तरफ जाएगा, एल्कीन के, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की तरफ। कैंसिल आउट नहीं कर रहे एक दूसरे को, एक तरफ की तरफ जा रहे हैं दोनों। दैट मीन्स ये म्यू नॉट जीरो होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। मीन्स ये क्या है, पोलर, तो ध्यान से ये क्या होगा, पोलर। और ट्रांस वाले में क्या है, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट एक साइड की तरफ आ रहा है, दोनों का ऑपोजिट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू जीरो, ये जीरो होगा वो। तो एक्स इज नॉन पोलर, बिल्कुल। ये नॉन पोलर है क्या, नहीं, क्या है ये, देखो ध्यान से, एक्स कौन सा वाला है, ध्यान रखना, जो सिस ब्यूटीन बना है वो एक्स है और नीचे वाला। नेक्स्ट बोल रहा है एक्स एंड वाई आर स्टीरियो आइसोमर। और देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, गलत ये भी कर लेते हो, इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट मार के आ जाते हो, अरे भाई आंसर होगा। ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है, फिर आपने अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को, क्लियर। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, एक्स इज नॉन पोलर हो गया, एक्स एंड वाई आर स्टीरियो आइसोमर, देखो बिल्कुल, सिस एंड ट्रांस आर बिल्कुल आपके क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। और कौन से स्टीरियो आइसोमर होते हैं, स्टीरियो आइसोमर तो हैं, लेकिन कौन से स्टीरियो आइसोमर हैं ये भी बता दो। स्टीरियो आइसोमर तो हैं, लेकिन कौन से स्टीरियो आइसोमर हैं, सिस हैं कि ट्रांस हैं, या डाइस्यूरोमर है कि एनेंशियोमर है, क्या है, अरे बोलो जल्दी से। क्या होगा, सिस है कि ट्रांस है, बिल्कुल सिस ट्रांस, एक बार नहीं क्लास में 1000 बार करवाया क्या, सिस ट्रांस ऑलवेज बी डाइस्यूरोमर है, तो स्टीरियोआइसोमर ना, तो ये करेक्ट है। और एक्स हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन वाई, बॉइलिंग पॉइंट कैसे पहचानोगे, अच्छा एक चीज और है फिर इसमें, एक्स एंड वाई गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, आधा क्वेश्चन लिखा है, डिफरेंट प्रोडक्ट अपॉन ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करोगे इसका तो सेम ही प्रोडक्ट बनेगा भाई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें नया नहीं है, गलत हो जाएगा ये, अगर डिफरेंट पूछा था तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सी ओजोनोलिसिस क्या होता है, ओजोनोलिसिस तो आपको यही है ना चाहे आपका सिस का कराओ या ट्रांस का कराओ, दे डोंट केयर अबाउट दैट, ओजोनोलिसिस कराओगे ना आप इसका O3Me2S, रिडक्टिव अगर ओजोनोलिसिस पूछा है तो क्या मिलेगा आपको, एक एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड मिल जाएगा, इसको क्लीव कर दोगे ऐसे करके, सेम चाहे सिस हो ट्रांस हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुना है ना वायरल मीम, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सेम ओजोनोलिसिस को फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही काम कराएगा, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड यहाँ भी निकलेगा, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पर भी निकलेगा, क्लियर। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला भी क्वेश्चन। देखो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस था, इसमें क्या है देखो, पोलर नॉन पोलर पूछा है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी से पूछ लिया है, और आपका रिएक्शन मैकेनिज्म मींस ऑक्सीडेशन, वो भी क्या है, काइंड ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है। ओजोन जैसे आप कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग पढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वो हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और आगे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी शायद इतने ही क्वेश्चन हैं, हाँ ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं
अब तक वो सारे कैसे हैं, मल्टीपल रिएक्शन इन्वॉल्व है उसमें, मल्टीपल टाइप के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं उसमें, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक से सीखना फ्रॉम 11th एज वेल, क्लियर। आपका 11th का बेसिक क्लियर बहुत अच्छा होना चाहिए, जीओसी, हाइड्रोकार्बन एंड सो ऑन। आप +2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो अगर इस टाइप का, जहाँ तक मुझे लगता है, टाइम टू टाइम मीन्स, अगर हम बात करें इवोल्यूशन का जेई के जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे मेंस एडवांस में शिफ्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और लास्ट टाइम नीट में भी काफी टफ क्वेश्चन थे, और जेई जो नीट वाला है वो जेई मेंस में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेवल आपको अपना भी रेज करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रेज हो रहा है, आपको अपना भी स्टैंडर्ड को रेज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड का मतलब नहीं है हाइट पे खड़े होकर रेज करना है, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। रोज जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, आपको अपने डेली नोट्स रिवाइज करने हैं। मल्टीपल, सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू करने, है ना। पीवाईक्यू आपको क्या होगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन करने से आपका क्या मोरल बूस्ट होगा, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं, एक्चुअल में उनका हिस्ट्री क्या है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है उसके पीछे, क्या लॉजिक रहता है, ठीक है ना। और किस चैप्टर से क्या कितना क्या वेटेज है, हमेशा जो कम वेटेज वाले उसी को लेकर नहीं बैठना है, जो अच्छे जिसमें वेटेज ज़्यादा है उसको भी फोकस करना है, ठीक है। तो आपको यही स्ट्रेटजी रखना है, बाकी तो सारे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी ट्राई करने का, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।